स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीडियो शिक्षा वनिता चंद्रा में। आज हम करेंगे क्लास +2 का चैप्टर नंबर 3। इससे पहले हम चैप्टर 1 और 2 कर चुके हैं। चैप्टर 3 का नाम है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड ट्रेड, मतलब कृषि उद्योग और व्यापार। तो बच्चों ये चैप्टर जो है वो हम करेंगे, कहाँ तक कवर करेंगे, 1950 से लेके 1999 तक। ठीक है, मतलब हम बात करेंगे जब तक हमारा एलपीजी नहीं आना है ना। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसमें हम देखेंगे कि हमारा एग्रीकल्चर कैसा था, हमारी इंडस्ट्री कैसी थी और हमारे ट्रेड क्या थे और उसके फीचर क्या थे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हुई है इसके बीच में वो हुई हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इस चैप्टर में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास तो है, हम पहला जो टॉपिक हमारे पास चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर है, तो हम एग्रीकल्चर ही कर लिए हैं। उसमें लिखा है लैंड रिफॉर्म, मतलब भूमिगत सुधार और संस्थागत सुधार, है ना। दोनों को एक ही बोलते हैं, अगर एग्जाम में कभी आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो लैंड रिफॉर्म का मतलब क्या था, यहाँ पे ये क्यों किया गया जब हम बात कर रहे हैं 1950 और 1999 तक, क्योंकि इससे पहले ना हमारे इंडिया में ब्रिटिश थे। तो ब्रिटिश के टाइम पे हमारी जो एग्रीकल्चर सिस्टम था बहुत गड़बड़ाया हुआ था। तो उसके बाद कुछ हमें सुधार किए गए। उन सुधारों को देख लेते हैं कि कौन कौन से सुधार थे और ये सुधार क्यों किए गए, ताकि इक्वालिटी ला सकते हैं, समानता स्थापित की जा सके। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं अबोलिशन ऑफ द इंटरमीडिएट, ठीक है, मध्यस्थों का उन्मूलन। अब ये मध्यस्थ थे क्या बच्चा, मैंने आपको पहले उस दिन बताया था दूसरी वीडियो में कि हमारे यहाँ पे सिस्टम था मनसबदारी का सिस्टम, है ना। लेकिन उसके बाद आया जमींदारी का सिस्टम। अब ये जमींदारी का सिस्टम था क्या, यहाँ पे हमारा एक टिलर है और ये हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है। लेकिन इनके बीच में हमारे पास एक सिस्टम था जमींदारी सिस्टम, जमींदार जो होता था, है ना। मतलब गवर्नमेंट एक आदमी को अपॉइंट करती थी, वो आदमी आगे छोटे छोटे किसानों से टैक्स लेकर, सपोज गवर्नमेंट को उसने 20% टैक्स देना होता था, लेकिन ये इससे हो सकता है 50% टैक्स लेता हो, 30% अपने पास रखता है और 20 इसको देता। तो ये मतलब ट्रायंगल शेप बना हुआ था, है ना। तो इनको बोला मध्यस्थ। तो पहले वाले में क्या हुआ, जो जमींदारी सिस्टम था ना, इसको खत्म कर दिया गया बिल्कुल तरह से, और टिलर और गवर्नमेंट में क्या कर दिया, रिलेशन बना दिया, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा ये है। सेकंड बोल रहे हैं सीलिंग ऑन द लैंड होल्डिंग। अब भूमि की उच्चतम सीमा हमारे यहाँ पे क्या था कि जो छोटे किसान है वो और छोटे हैं, जो अमीर है वो और ज्यादा अमीर है। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एक नियम लागू कर दिया कि जैसे 2 एकड़ से ज्यादा या 3 एकड़ से ज्यादा जमीन अपने पास कोई ज्यादा नहीं रख सकता है, ठीक है। तो ये वहां पे होगी भूमि की उच्चतम सीमा। उसके बाद कंसोलिडेशन ऑफ द होल्डिंग। अब कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग हिंदी में चकबंदी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर एग्जाम में पूछ लेते हैं। अब क्या होता क्या है, जैसे मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ तो मैंने सोचा मेरी आधी जमीन है ना मोहाली में है, थोड़ी सी जमीन है ना, थोड़ी हमारे पास नए गांव में है, थोड़ी हमारे पास मनीमाजरा में है। अब मैं क्या करूंगी, पहले यहाँ पे जाके खेती करूंगी, फिर यहाँ करूंगी, फिर यहाँ करूंगी। तो ये क्या है, मेरी जमीन जो है वो बिखरी पड़ी है ना। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, 1, 2, 3 इन तीनों जमीन के बदले मुझे पूरी जमीन यहाँ पर दे दी, ठीक है। तो इसको क्या हुआ, उन्होंने सीलिंग ऑफ द लैंड होल्डिंग, मतलब सॉरी कंसोलिडेशन ऑफ द होल्डिंग, मतलब इसको क्या कर दिया उन्होंने, चकबंदी कर दिया, एक ही जगह पे क्या दे दी, जमीन दे दी, ताकि किसानों को प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। क्योंकि देखो अगर मैं एक प्लॉट पे खेती करती हूँ, ठीक है, और फिर मुझे बी पे जाना है तो मुझे भी सारी कैपिटल या जो ट्रैक्टर वगैरह उसको मुझे वहां पे लेके जाना पड़ेगा, फिर मुझे ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा पड़ेगा, देन मुझे मेरे टाइम की भी वो पड़ेगी, ठीक है, और इरिगेशन की भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, A, B और C तीनों को यहाँ पर एक ही साथ मेरे को जमीन दी। तो इसको बोला इन्होंने चकबंदी या कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। नेक्स्ट है रेगुलाइजेशन ऑफ द रेंट, मतलब लगान का नियम कर दिया। पहले क्या था कि कितना भी लोग लगान दे देते थे ना अपनी मर्जी से, अगर उनको लगता था कि हमारी इनकम कम हो रही है तो हम 20% 30 भी कर देते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एक फिक्स कर दिया। उसके बाद है कोऑपरेटिव फार्मिंग, मतलब सहकारी खेती। अब इसमें हुआ क्या सहकारी खेती में कि छोटे किसानों को ये दे दिया कि आप कम कीमत पे मतलब रॉ मटेरियल खरीदो और ज्यादा कीमत पे बेच दो, ताकि क्या हुआ, छोटे छोटे किसानों को क्या हो जाए, फायदा। तो ये था हमारा लैंड रिफॉर्म। इतने हमारे पास अगर हम बात कर रहे हैं लैंड रिफॉर्म की, तो लैंड रिफॉर्म इतने करने के बावजूद भी हमारे पास अगर हम बात करें पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लैंड रिफॉर्म, मतलब बहुत कम जो थे वो लैंड रिफॉर्म को फॉलो किया गया, लेकिन बीच में ही इन्होंने लैंड रिफॉर्म को खराब कर दिया। जैसे अगर हम बात करें जमींदारी सिस्टम, ठीक है, तो जमींदारी सिस्टम क्या हुआ,
ये अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंसोलिडेशन, सॉरी, जो भूमि की उच्चतम सीमा थी रखने की, है ना, हमने बोला ना कि अगर किसी को 2 एकड़ जमीन है, जैसे एक परिवार की बात कर ले, ये हमारे पास परिवार का एक परिवार है, इसको सिर्फ एक सदस्य को 5 एकड़ जमीन रखने के लिए परमिशन थी, ठीक है, 5%। तो उन्होंने क्या करा कि तो बाकी जमीन तो अगर ज्यादा होगी तो गवर्नमेंट ले लेगी, तो उन्होंने करा क्या, अपने आगे रिश्तेदार थे, घर के नौकर चाकर थे, सपोज हमें 5 रखनी थी लेकिन इसके 15 जमीन थी, तो उन्होंने क्या कर दिया, 2, 3, 5 ऐसे ऐसे क्या कर दिया, अपने रिश्तेदारों में सिर्फ कागजों में वो जमीनें बांट दी ताकि गवर्नमेंट को लगे कि इनके पास जमीनें कम है। तो कुछ ऐसे लैंड रिफॉर्म थे जो सच्ची में जो थे वो रिफॉर्म में नहीं आ पाए। तो अगर हम लैंड रिफॉर्म की बातें कर रहे थे तो सबसे अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लेते हैं ना कभी कि सबसे पहले कहाँ इम्प्लीमेंट किया गया था या सबसे अच्छी जगह कहाँ पे करा था, तो जो पश्चिम बंगाल साइड था हमारा, है ना, वहां पे वो ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन था। अब अगर हम इसे बात करें टेक्निकल रिफॉर्म, है ना, टेक्निकल मतलब तकनीकी सुधार। अब तकनीकी सुधार में हम 2 चीज करेंगे, एक है HYV सीड और ग्रीन रेवोल्यूशन। बच्चा अगर बात करें हमारे पास जो प्लान था, हमारे पास 5 ईयर प्लान में पीछे करा था, तो 1966 टू 1969 में हमारे पास प्लान था, आई थिंक 3rd या 4th प्लान था, है ना। तो उस टाइम क्या हुआ था बच्चा, वैसे तो हम इसको बोलते हैं 1960 से लेके 1970 के बीच में, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है, लेकिन वो इसका दशक एक डेका टाइम बोलते हैं, तो इसका टाइम लेते हैं। तो इसमें क्या हुआ था बच्चा, हमारे पास उत्तर साइड पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे क्या हुआ था, इतनी ज्यादा क्रॉप्स होती गेहूं और चावल की और आई थिंक मक्के की भी, तो उसको हमने बोल दिया ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या बोल दिया, ग्रीन रेवोल्यूशन। और उसके जो फादर थे वो RMS स्वामीनाथन थे। तो आपको क्वेश्चन में पूछ लेते हैं 1 मार्क्स में, ठीक है। वैसे भी आजकल ऑप्शन वाले एग्जाम आएंगे, तो ऑप्शन वाले एग्जाम को ये नहीं बोलना है सिर्फ गोले तो भरने हैं बच्चा, उसके लिए पढ़ना भी है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, 1 नंबर पे याद रखना है 1966 से 1969 के बीच या 1960 और 1970 के बीच, इन दोनों में से अगर आपको कोई भी ऑप्शन में, तो वहां लगा सकते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन तब आएगा। अगर हम बात करते हैं तो उसके एलिमेंट्स क्या थे, मतलब कारण क्या थे कि उस टाइम ग्रीन रेवोल्यूशन आया। तो जब हमारे पास एग्रीकल्चर पहले भी होता था, ठीक है, लेकिन पहले इतनी ज्यादा एडवांस तौर पे नहीं होता था जितना बाद में हुआ। तो पहला जो इसका जो हमारे पास एडवांस तरीका था वो था HYV, मतलब हाई हील्ड वैरायटी सीड्स का यूज करना। अब तो ये बीज थे क्या, ये साइंटिफिक तौर पे क्या थे, टेस्टिंग बीज थे। अब इनसे क्या हुआ, जो पहले के नॉर्मल बीज होते हैं उसके कंपैरिजन में इसमें 2-3 गुना ज्यादा क्या हुई, हमारी प्रोडक्शन हुई, ठीक है। तो ये बीज जो थे वो हमारे सबसे मेन इंपॉर्टेंट है किसमें, ग्रीन रेवोल्यूशन में। वही यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर, पहले हमारे इंडिया में क्या था, सिर्फ खाद है ना, जो मेन्योर वगैरह थे उनको यूज करके हमारी ग्रीन मतलब खेती की जाती थी। लेकिन उसके बाद क्या आ गया, हमारे पास केमिकल फर्टिलाइजर हो गए, उर्वरक वगैरह आ गए, बहुत तरह के रासायनिक चीजें आ गई जिनको हम खेतों में डाल के अपनी जो मिट्टी थी उसको क्या कर सकते थे, हम और ज्यादा फर्टिलाइज बना सकते थे। यूज ऑफ द इंसेक्टिसाइड एंड द पेस्टिसाइड, जो कीटनाशक होते थे, है ना, जो वीड्स उग जाती है उसको खत्म करने के लिए या कीड़े लग जाते हैं उसको खत्म करने के लिए, तो बहुत सारे केमिकल्स आ गए थे जो हमारी क्रॉप्स को प्रोटेक्शन दे सकते थे। वही नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपेंशन ऑफ द इरिगेशन फैसिलिटीज। तो हमारी इंडिया में पहले इतना फैसिलिटीज नहीं था, लेकिन वो 1 मार्क्स क्वेश्चन आपके लिए ये भी आ सकता है कि नॉर्थ प्लेन की साइड क्यों हुआ, है ना। जैसे अगर हम इंडिया का हम मैप ड्रॉ करते हैं, ऐसे है नहीं, तो यहाँ हमारा क्या था, गंगा रीजन है सारा, है ना, ऐसे करते हैं यहाँ पे सारा। तो यहाँ पे हमारी वाटर फैसिलिटीज बहुत ज्यादा अच्छी थी, इसीलिए जो हमारा एग्रीकल्चर था यहाँ पे बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ, ठीक है। वही बात करते हैं उसके हमारे बात कर रहे हैं हम टेक्निक में, तो इसमें और हम लिख सकते हैं सॉइल टेस्टिंग। पहले हमारे पास किसान जो होते थे वो क्या होता है, अच्छा मिट्टी में ऐसा लग रहा है कि उर्वरकता नहीं है तो वो उसमें खाद डाल देते थे कितनी मर्जी भी। लेकिन अब क्या होता है, पहले सॉइल की टेस्टिंग होती है, मिट्टी का परीक्षण किया जाता है। अगर उनको लगता है कि सॉइल में जो है फर्टिलिटी कम है तो उसके अंदर उसके मुताबिक क्या डाला जाता है, सॉइल डाला जाता है। और अगर आपको अभी भी कोई पॉइंट मतलब समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं वहां पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन था, उसके नो डाउट बहुत सारे फायदे भी थे, बट वही बोलते हैं ना कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो इसके कुछ फायदे भी थे, इसके कुछ नुकसान भी थे। तो हम पहले पॉजिटिव है ना बहुत ज्यादा पहले लाभ देख लेते हैं। तो जो गेन्स ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन थे, मतलब जो लाभ थे हुए क्या होंगे आपके हिसाब से, दोस्तों हमारा जो प्रोडक्शन था वो बढ़ गया,
ठीक है। और हमारे पास जो भूमि की फर्टिलिटी थी वो भी बढ़ गई, लोग सफिशिएंट हो गए, हमारे देश को किसी दूसरे के देश पे निर्भर रहना नहीं पड़ा। लेकिन फिर भी चलो पॉइंट के हिसाब से समझ लेते हैं। क्रॉप प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादन में क्या हो गई, वृद्धि हो गई पहले के कंपैरिजन में, है ना। मतलब पहले एक छोटे से जमीन के टुकड़े से आप 5 क्विंटल गेहूं निकालते थे, लेकिन अब हो सकता है 15 या 10 निकालने लगे हो, है ना। तो ये प्रोडक्टिविटी बढ़ गई हमारी। सब्सटेंशियल राइस एरिया एन एकड़ एरिया अंडर द कल्टीवेटिव। पहले क्या होता था कि लोगों ने जब बीज बोया गया टाइम और कटाई के टाइम, इसके बीच में ना बहुत सारा गैप बच जाता था जब लोगों को काम नहीं होता था, ठीक है। या फिर मैंने एक जमीन पे खेती करी, उसको फिर मैंने खेती करने के बाद कुछ टाइम या 6 महीने या 4 महीने जमीन को छोड़ दिया ताकि उसके अंदर उसकी फर्टिलिटी दोबारा से बन जाए, ठीक है। मतलब परती भूमि फॉलोइंग लैंड छोड़ देते थे। लेकिन जब हमने ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो ये वाला हमारा जो प्रॉब्लम थी हमारी क्या हो गई, दूर हो गई, ठीक है। शिफ्ट फ्रॉम द सब्सटेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। पहले हमारे इंडिया में क्या होता था, 1960 से पहले क्या हो गया, किसान सिर्फ इतना ही हुआता था कि वो अपनी फैमिली के लिए और अपने घर बार के लिए मतलब बचा के रख सके, ठीक है। उसको कोई मतलब नहीं था कि वो बाजार में जाके बेचना है या कुछ करना है। लेकिन जब हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो उनके कंसेप्ट चेंज हो गए। जो निर्वाह खेती थी उससे क्या हो गया, हमारा वाणिज्यिक खेती तक चले गए। मतलब लोग जो फसल थी उसको बेचना भी उन्होंने शुरू कर दिया। उसका चेंज इन द फार्मर आउटलुक, जो किसानों की मानसिकता थी वो भी क्या हो गई थी, चेंज हो गई थी। किसके कारण, ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण। सेल्फ सफिशिएंट ऑफ द फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड द बफर स्टॉक। आप लोगों ने क्या हुआ था, मैंने जैसा भी बोला, सेल्फ सफिशिएंट मतलब हमारा जो भारत था और जो हमारे किसान थे वो आत्मनिर्भर हो चुके थे। उन्हें एटलीस्ट फसल के लिए तो किसी दूसरे के देश पे निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी। इवन हमारे देश में इतना ज्यादा स्टॉक हो गया था कि उनको बफर स्टॉक, अब अच्छा बफर स्टॉक क्या होता है और एक होता है पीडीएस, याद रखना यहाँ पे। बफर स्टॉक एक होता है पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब तो याद रखना ही है क्या, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है। यहाँ पे गवर्नमेंट जो होती है, जिनके पास राशन कार्ड होते हैं उनको कम कीमत पे अनाज प्रोवाइड कराती है। वो भी कहाँ से हमारा हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन से। बफर स्टॉक क्या होती है, जब हमारे यहाँ पे कोई डिजास्टर हो जाती है ना, लाइक भूकंप आ गया या सूखा पड़ गया, फैमिन्स हो गया। अगर वैसे नहीं होता है, 1943 में हुआ था जो बड़ा हुआ था हमारे, ठीक है। तो उनको क्या करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट क्या कराते हैं, अनाज देते हैं। तो ये दोनों का जो स्टैब्लिशमेंट था वो कब हुआ हमारे पास, ग्रीन रेवोल्यूशन के। तो ये थे हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन के फायदे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, जैसे हमने बात करा कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो हमारे पास ये भी है। तो लिमिटेशन ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन के दायरे क्या क्या थे, हम इसको कहाँ तक यूज कर पाए। तो सबसे पहले था सीमित फसलें। इसमें हम सिर्फ गेहूं, चावल, मक्का ये सारी फसलें हम उगा पाए, बाकी फसलों में हमने इतना ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है। उसके बाद असमान प्रसार मतलब इवन अनइवन सेपरेट। अब इसमें क्या हुआ, जो मतलब अमीर किसान थे, जो मतलब यहाँ सॉरी आसमान प्रसार लिखा मतलब इनका जो प्रसार था, जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो हम कई एरियो में कर पाए, जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, यहाँ उड़ीसा साइड है वहां हम कर पाए। बाकी हमने साउथ एरिया को कवर नहीं करा इसके अंदर। उसके बाद इसका जो फायदा था वो कुछ ही किसान उठा पाए, जिस कारण क्या हुआ कि जो अमीर किसान थे वो और ज्यादा अमीर हो गए और जो गरीब किसान थे वो और ज्यादा गरीब होते चले गए। रीजन बिहाइंड, क्योंकि जो हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन था उसके लिए क्या चाहिए था, हमें कैपिटल की जरूरत थी, HIV सीड्स की जरूरत थी, इरिगेशन सिस्टम की जरूरत थी, और हमारे पास अभी हमने बात करी हमारे फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इन सब की जरूरत थी। तो ये हमारे एक्सपेंसिव थे और इनको जो बियर करना था वो सिर्फ कौन कर सकता था, जो अमीर किसान थे जिनके पास पहले से कैपिटल थी वो यूज कर पाए, बाकी गरीब किसान यूज नहीं कर पाए। और अगर इसका हम एक डिसएडवांटेज और देखें, अगर आपको आता है पेपर में, तो इससे क्या हुआ, जो हमारी लैंड की फर्टिलिटी थी उसमें भी इफेक्ट देखने को आया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, ग्रीन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट करते हैं हम इंडस्ट्री। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास इंडस्ट्री मतलब उद्योग की। अब तो जब हमारे पास, हमने पहले एग्रीकल्चर की बात करी, एग्रीकल्चर की हमने पहले बात क्यों करी है, क्योंकि जो हमें रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से मिलता है उसके बाद उसका सेकंड स्टेप होता है हमारी इंडस्ट्री में जाना, है ना। और इंडस्ट्री के बाद होता है ट्रेड में जाना, तो ट्रेड हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, जो हमारी इंडस्ट्री है उसको, जो हमारी पंचवर्षीय योजना मतलब 5 ईयर प्लान 1951 से लेके स्टार्ट हुए थे अभी 2023 तक के, तो उसमें जो हमारे एग्रीकल्चर के लिए था और इंडस्ट्री के लिए था बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाए गए हैं, रोल प्ले करे गए हैं। तो इसमें क्या हुआ था कि हमारे यहाँ पे छोटी छोटी इंडस्ट्री थी, है ना।
लाइक हथकरघा, हाथ से चलाने वाली छोटे बुनकर थे, ऐसे थे। लेकिन वो क्या हुआ, टाइम ब्रिटिश काल में आके वो खत्म हो गए सारे। तो हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री को दो सेक्टर के लिए बोला गया, एक प्राइवेट एक पब्लिक। अब जब पहले हम बात कर लेते हैं कि पब्लिक सेक्टर कौन सा होता है और प्राइवेट सेक्टर कौन सा होता है। तो जब हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर की, अब पब्लिक सेक्टर होता है हमारा गवर्नमेंट, जिसको सार्वजनिक बोलते हैं, ठीक है। अब सार्वजनिक में क्या होता है, इसमें सिर्फ गवर्नमेंट काम कर रही है, और किस लिए काम कर रही है, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा कल्याण हो सकते हैं लोगों का समाज में, और लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके, ठीक है। तो गवर्नमेंट अपना प्रॉफिट कम देखते हुए लोगों का प्रॉफिट ज्यादा देखते हैं, तो वो हमारा आता है पब्लिक सेक्टर में। वही बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर। तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो क्या होता है, किसी एक आदमी के अंडर होता है। आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछ लेंगे, आपको केस स्टडी टाइप क्वेश्चन दे देंगे, उसमें आपको पूछ सकते हैं कि ए आदमी ऐसा है जो सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, तो बताओ वो कौन से सेक्टर से जुड़ा हुआ है ना, पब्लिक या प्राइवेट। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो जो प्राइवेट वाले क्या होते हैं, सिर्फ एक आदमी होता है जो क्या कर रहा है, डिमांड और मतलब उसके प्राइस के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रॉफिट करने के लिए लगा हुआ है, ठीक है। तो वो क्या होता है, हमारे पास प्राइवेट सेक्टर होता है, जो सिर्फ क्या कर रहा है, प्रॉफिट को देख के कर रहा है। वो लेबर इंटेंसिव अपना रहा है या कैपिटल इंटेंसिव अपना रहा है, वो उसके प्रॉफिट पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब बात ही कर लेते हैं कैपिटल इंटेंसिव क्या होता है और लेबर इंटेंसिव क्या होता है। आपसे लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव क्या है, लेबर इंटेंसिव कौन यूज करेगा, पब्लिक सेक्टर, और कैपिटल कौन करेगा, प्राइवेट, क्योंकि उसको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, और पब्लिक वाले को क्या चाहिए, लोगों का रोजगार चाहिए, ठीक है। तो ये वहां हो गया। अगर हम वही बात कर रहे हैं पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन इंडियन इंडस्ट्री डेवलपमेंट, मतलब भारतीय औद्योगिक विकास में रोल क्या रहा है। तो मतलब सबसे पहले अगर हम बात करें लैक ऑफ कैपिटल, हमारे जो इंडस्ट्री थी वहां पे जो पूंजी का अभाव है बहुत ज्यादा रहा है। हमें जरूरत थी एक बिग पुश की। अब बिग पुश क्या है इसमें, जिसको बोलते हैं बड़े धक्के की। अब बड़े धक्के का मतलब ये नहीं मैं धक्का मारूंगी और आप गिर जाओगे, बड़े धक्के का मतलब है इन्वेस्ट से। अब जब प्राइवेट वाला कोई इन्वेस्ट क्यों करेगा, तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये जो मेन काम था वो हमारे पास कौन करेगा, पब्लिक सेक्टर ही करेगा। तो यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट की जो रोल था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इंडस्ट्री को चलाना था। और जो सबसे पहले हमारी स्वतंत्रता के बाद जो अस्तित्व में आए वो थे टाटा, बिरला, इस तरह की जो इंडस्ट्री थी वो, ठीक है। वही बात करते हैं लो इन्वेस्टमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, मतलब निवेश के लिए निम्न प्रेरणा। अब देखो क्या होता है, अगर हम अपनी बात कर लेते हैं, अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं और अगर हमें आप पीछे से कोई पुश करता है ना, कि मतलब वाओ तुमने कितना अच्छा काम करा, तो हमारा मन करता है हम और अच्छा काम करें, है ना। तो हमारे अंदर मोटिवेशन आता है, काम करने की इच्छा आती है। सेम यही है, अगर कोई प्राइवेट वाला है और उसको प्रॉफिट हो रहा है ना, वो क्या करेगा, अपनी इंडस्ट्री को और बढ़ाने का काम करेगा, वो उसमें और इन्वेस्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या था, 1950 की बात करें, 1950 टू 1919 की, तो मतलब उस टाइम अगर लोगों को प्रॉफिट नहीं हो रहा था तो प्राइवेट वाले तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ से एक हमारे पास सर्कल शुरू होता है, किसका, इन्फ्लेशन का। लो मतलब इन्वेस्टमेंट कम है, जब हम किसी इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो किसी की इनकम जनरेट नहीं होगी, अगर किसी की इनकम जनरेट नहीं होगी तो वो डिमांड ही नहीं करेगा, और डिमांड ही नहीं करेगा तो वो दोबारा इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो और ये ऐसे चलता रहेगा, ना तो हमारी मार्केट में डिमांड होगी ना ही प्राइस बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये सारा हमारा साइकिल शुरू हो जाता है। उसे कहते हैं ग्रोथ विद द सोशल जस्टिस। अब इसमें क्या था हमारे पास, मतलब निवेश के लिए हमने क्या करा, न्याय। तो इसमें क्या था, हमारी जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उसमें ऐसे नियम ऐसे लागू किए गए थे ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा कहाँ पे आए, इंडस्ट्री एरिया में आए, ताकि जो हमारा इंडस्ट्री सेक्टर था वो और ज्यादा अच्छा हो सके। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हमारे पास 1956 में औद्योगिक नीति आई थी, तो उसके क्या इम्पैक्ट रहे, ठीक है, ये इंडस्ट्री पॉलिसी रेगुलेशन ऑफ द 1956। तो क्या है, सबसे पहला जो इंडस्ट्री थी उसको 3 कैटेगराइज कर दिया, मतलब 3 हिस्सों में उसको डिवाइड कर दिया। सबसे पहले पब्लिक सेक्टर के लिए, है ना, जो हमारी इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर के लिए कि एक बिग पुश की जरूरत है तो वो पब्लिक सेक्टर ही कर सकता है। तो हमारे क्या थे, परमाणु एटॉमिक एनर्जी, ट्रेन, और जो हमारी सिक्योरिटी सिस्टम थी, मतलब जो ये इंडस्ट्री थी इनको किसके अंडर रखा, पब्लिक सेक्टर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ से पूछ सकते हैं कि जो रेलवे है, जो ट्रेन है, वो हमारा किस में आया, हमारे पास रेलवे, मतलब पब्लिक सेक्टर में आया। नेक्स्ट वही बात करते हैं पब्लिक और प्राइवेट दोनों में कौन से थे,
तो यहाँ पे हमारे फर्टिलाइजर वगैरह, उर्वरक उद्योग और जो माइनिंग वगैरह का काम था, ये जो इंडस्ट्री थी, इनको पब्लिक और सेक्टर दोनों के लिए ओपन कर दिया गया था। उसके बाद इन दोनों को छोड़ के, मतलब परमाणु, रेल, रक्षा, खनन उद्योग, इन पांचों को छोड़ के बाकी जितनी भी हमारे पास इंडस्ट्री थी वो किसके लिए ओपन करी? सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के लिए। ठीक है, तो आपको इम्पोर्टेंट है ये हमारा क्वेश्चन। तो कि 1956 में जो इंडस्ट्री पॉलिसी आई थी, तो उसमें एक जो इंडस्ट्री थी हमारी वो पब्लिक सेक्टर के लिए ओपन कर दी, जिसमें हमारे परमाणु ऊर्जा, रेलवे और जो सिक्योरिटी वगैरह था हमारे पास, है ना, वो सिस्टम पब्लिक सेक्टर के लिए यूज कर दिया क्योंकि वहां पे बिग पुश की जरूरत थी। वहीं प्राइवेट और पब्लिक के लिए दोनों, जो हमारे फर्टिलाइजर और खनन था, दोनों का मिक्सअप कर दिया। वहीं एक और दो, मतलब इन पांचों को छोड़ के बाकी जितनी इंडस्ट्री बची वो सिर्फ किसको दे दी? प्राइवेट वालों के लिए दी थी। ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्री लाइसेंस। अब जब हमारे यहाँ पे क्या हुआ कि जो पब्लिक सेक्टर थे ना वो कम होते जा रहे थे, तो गवर्नमेंट ने क्या करा? लाइसेंस सिस्टम बना दिया कि भाई कोई भी फैक्ट्री लगाएगा तो उसको सबसे पहले लाइसेंस लेकर आना पड़ेगा। अगर उसके पास लाइसेंस है तो वो सोसाइटी में आके, इंडिया में आके अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर सकता है। ठीक है, तो ये क्यों की गई थी इस टाइम? अभी एलपीजी पड़ेगी तो उसमें खत्म कर दी गई है, लेकिन अभी है हमारी 1950-1990 की बात करेंगे तो अभी है। तो ये क्या क्यों किया था? समाज को कल्याण करने के लिए, सामाजिक कल्याण करने के लिए, ताकि पब्लिक सेक्टर भी वहां पे आ सके। उसके बाद था इंडस्ट्री कंसोलिडेशन। अब गवर्नमेंट को लगा, ठीक है, गवर्नमेंट को लगा कि थोड़ा प्रॉफिट भी होना चाहिए, है ना, जो निजी कंपनियां हैं जिनके पास लाइसेंस है, तो उन्होंने क्या कर दिया बच्चा? कंसेशन दे दिया, मतलब कर मुक्त कर दिया कुछ टाइम के लिए कि तुम्हें टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो ये सब किसमें आया? हमारे 1956 की जो इंडस्ट्री पॉलिसी थी उसके। तो इसमें आपको फीचर पूछ सकते हैं, आपको दो पॉइंट करके कर देंगे कि इसमें लाइसेंस की जरूरत थी या नहीं थी, इसमें आपको टैक्स से फ्री करा गया था या नहीं करा गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखने इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके जनरल नॉलेज के हिसाब से भी। वही अगर हम बात करें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उसको बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा था क्योंकि उससे कारण क्या हो रहा था? लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था। तो हम किस इंडस्ट्री को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर कहेंगे? सबसे पहली बात तो ये है, तो जहां पे हम 10 करोड़ से कम इन्वेस्ट करें और 50 करोड़ से कम क्या करें? बिक्री करें, तो उस इंडस्ट्री को क्या बोलते हैं हम? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जहां पर इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट या सेल व बिक्री होती है तो उसको हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री में काउंट करते हैं। तो एक बना था कार्वे समिति, ठीक है, याद रखना है, 1 मार्क्स क्वेश्चन। अब कार्वे समिति क्या है? 1955 में बनी। तो ये क्या थी? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के फायदे के लिए बनाई गई थी, उनके प्रॉफिट के लिए बनाई गई थी। अब हम बात करें कि विशेषताएं क्या होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की, है ना। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का शॉर्ट फॉर्म SSI है ना। तो SSI की कैरेक्टर स्केच की बात करते हैं तो सबसे पहले बच्चा इसमें क्या होता है हमारे पास? अब देखो छोटी सी इंडस्ट्री है, खुद सोचो, इकोनॉमिक्स बच्चा बहुत इजी है, थोड़ा अपना माइंड होगा तो खुद ही समझ आता जाता है सारा। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है तो वहां पे अगर है ही छोटी इंडस्ट्री और 10 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो वहां पे हम कैपिटल तो यूज करेंगे नहीं, हम मोस्टली क्या यूज करते हैं? लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का मतलब हम लेबर ज्यादा लगा रहे हैं, कैपिटल कम लगा रहे हैं या ना लगा रहे हैं, है ना। तो लेबर इंटेंसिव लगाने का मोटो क्या है? ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। वही ये फ्लेक्सिबल है, अगर इनमें कुछ चेंज करने की बात हो तो हम चेंज कर सकते हैं। वही स्मॉल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, यहाँ बिग पुश की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम छोटे छोटे गाँव में, आपने भी देखा होगा, छोटी छोटी फैक्ट्रियां बनी होती हैं तो इनमें हमें ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये था बच्चा हमारा इंडस्ट्री का टॉपिक। नेक्स्ट हमारे पास और इसका लास्ट रह गया है ट्रेड, वो कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रेड की। तो एग्रीकल्चर से हमारा है इंडस्ट्री, इंडस्ट्री से है हमारा ट्रेड। तो जो आप ट्रेड था, ट्रेड का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज या कोई भी गुड्स या कोई भी वस्तु एक देश से दूसरे देश तक जाती है ना, आर पार होती है, तो उसको हम ट्रेड बोलते हैं। और ट्रेड में हम क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं गुड्स को, ठीक है, या पैसों से रिलेटेड जितना भी हमारे पास काम होता है उसको ट्रेड बोलते हैं। अब जो ट्रेड जो हमारा हुआ था 1950, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब हुई थी हमारी ट्रेड, मतलब जो ट्रेड का अपनाया था पॉलिसी, वो कब अपनाई? 1950 से लेकर 1990 के बीच में। अब जब हुआ क्या, जब हमारी इंडिया गुलाम थी, ठीक है, ब्रिटिश के 1947 पे, तो लोगों की मेंटेलिटी क्या सेट हो चुकी थी? अगर हम ब्रिटिश वालों को अपनी इंडिया में ना बुलाते तो हमारा इंडिया शायद गुलाम कभी ना बनता, है ना। तो लोगों की मेंटेलिटी वही सेट थी। तो लोग ये चाह रहे थे कि हमारी इंडिया में बाहर के जो ट्रेडर है वो कम आए। तो उन्होंने कौन सी पॉलिसी अपनाई? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी अपनाई, ठीक है, याद रखना है, आयात प्रतिस्थापन। अब आयात का मतलब क्या होता है? दो होते हैं, एक होता है इंपोर्ट, एक होता है एक्सपोर्ट।
अब एक्सपोर्ट क्या होता है? अपने देश से कोई चीज बाहर भेजना, अपने देश से कोई चीज बाहर भेजना, ठीक है। और इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? बाहर देश से अपने देश में कोई चीज मंगाना। तो हमारी इंडिया में ये चीज हो रही थी कि जो चीजें हमारी इंडिया बाहर से मंगवा रही है उसकी जगह पे वो चीजें अपने ही देश में क्यों ना बनाई जाए, ताकि हम दूसरे देशों पे निर्भर ना रहें, ठीक है। तो इसी को बोला जाए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो ये पॉलिसी कब अपनाई? 1950 से लेकर 1990 के बीच में। अब इस पॉलिसी को एक और नाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी, मतलब आंतरिक दृष्टि रणनीति। अब इसके अंदर क्या हुआ था बच्चा? अब जो गवर्नमेंट होती है वो दो तरीके से इंपोर्ट को रोक सकती है, एक होता है टैरिफ, एक होता है कोटा, ठीक है। अब टैरिफ होता क्या है? अब सपोज जैसे ये मेरे पास मार्कर है, मैं बाहर से मंगवा रही हूँ इनको, तो मैंने क्या कर दिया? टैरिफ लगा दिया। टैरिफ मतलब इस पे मैंने टैक्स लगा दिया। हमेशा क्वेश्चन आता है कि टैरिफ हम किस पे लगाते हैं, तो टैरिफ हम किस पे लगाते हैं? हमेशा इंपोर्ट चीजों पे लगाते हैं, जो चीजें हमारे देश में एंटर कर रही है उन पे लगाते हैं। उसके कारण क्या होता है? उनकी कीमतें बढ़ जाती है। सपोज हो सकता है कि मार्कर 10 रुपए का था या 20 का था, इस पे टैरिफ लगा दिया 5 का, तो ये उसको पड़ गया 15 तक, हम तक आएगा तो 25 रुपए का मार्कर आएगा, कीमत बढ़ गई, तो हमारे इंडिया के लोग उसको खरीदेंगे नहीं, है ना। तो ये होता है टैरिफ। कोटा क्या होता है? जो गवर्नमेंट होती है वो देश की सुरक्षा को, देश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कोटा फिक्स कर देती है, मतलब कि आप हमारे इंडिया में आके सिर्फ इतना ही इन्वेस्ट कर सकते हो या इतना ही इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये दो टूल बात कर लेते हैं, इनको टूल भी बोल देंगे हम, कि हमारे पास दो क्या है? विधि है, जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं? इंपोर्ट को कम कर सकते हैं अपने देश में लाने के लिए। और ये क्यों की गई थी? सेम आयात प्रतिस्थापन से प्रदेश के अंदर उन वस्तु के उत्पादन से जिनका आयात शेष विश्व से करते हैं, मतलब हमारी इंडिया में वही चीजें बनाने के लिए बोला जो हम बाहर वाले देशों से इंपोर्ट करवा रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए इनको बोला है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। और क्यों करा गया था? क्योंकि बच्चा हमारी इंडिया इतनी डेवलप नहीं थी उस टाइम, हमारी इंडिया में इतने न्यू इनोवेटिव नहीं आए थे, टेक्निकल रूप से इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी कि वो बाहर वाले देशों से क्या कर सके? कॉम्पिटिट कर सके, कॉम्पिटिशन कर सके, ठीक है। इसीलिए अपने देश को प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए सरकार ने कौन सी नीति अपनाई? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अब हम इसके देख लेते हैं इसके फायदे और उसके नुकसान क्या रहे। तो नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास जो ट्रेड थी उसकी विशेषताएं क्या थी, है ना। तो सबसे पहले बोल रहे हैं जो औद्योगिकरण की प्रक्रिया थी, मतलब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, उसमें जो हमारी गवर्नमेंट थी उसकी सेंट्रल भूमिका रहेगी, मतलब निजी वाले कुछ नहीं कर सकते, जो मेन इंपॉर्टेंट था वो हमारा पब्लिक सेक्टर रह गया। उसके बाद निजी उद्योग थे, मतलब जो हमारे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर थे उनकी सेकेंडरी रोल रह गया, प्राइमरी रोल नहीं था उसमें। और वही मैंने अभी बात करा, इसमें टैरिफ और कोटा जैसे सिस्टम अपनाए गए थे। तो ये है इसकी विशेषताएं। अब बात करते हैं इसके गुड इफेक्ट और बैड इफेक्ट क्या रहे। तो गुड इफेक्ट क्या रहे? जहां हमें एक बिग पुश की जरूरत थी, बड़े निवेश की जरूरत थी, तो यहाँ सारा काम गवर्नमेंट कर रही थी, तो वो हमें मिला यहाँ पे, ठीक है। वहीं हमारे जीडीपी की ग्रोथ हुई। नेक्स्ट, जो बड़े पैमाने के जो हमारे उद्योग थे, जैसे राउल केला हो गए वगैरह, है ना, तो इनको क्या मिला? हमें विकास करने में सहायता मिली। तो ये थे हमारे गुड इफेक्ट। वही बात करते हैं बैड इफेक्ट की। तो बैड इफेक्ट क्या था? जो हमारे निजी उद्योगी थे, मतलब प्राइवेट एंटरप्रेन्योर थे, उनका जो इम्पोर्टेंस थी वो क्या हो गई थी? कम हो गई थी, क्योंकि जो सारा काम कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? हमारी गवर्नमेंट कर रही थी। वही भ्रष्टाचार और चोरी जैसे मामले बहुत सारे देखने को मिले हमें। वही ये अगर बात करें हमारे इंडिया के लिए तो अच्छा था, लेकिन इंटरनेशनल लेवल के लिए नुकसानदेही था। वही हमारे इंडिया के जो भंडार थे, मतलब जो रिसोर्सेज थे, वो क्या होने लगे थे? कम होने लगे थे, क्योंकि हम बाहर से चीजें तो मंगवाने के लिए उसमें पक्ष में थे ही नहीं। हम चाह रहे थे सब कुछ हमारी इंडिया में खुद ही बन जाए। तो वही हम बात करें 1991 में फिर हमारे एलपीजी आया, तो जब वो हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रेड। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी पॉइंट है या कोई भी वर्ड था जो आपको नहीं समझ आया, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।